हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपके लिए 12वीं की फिज़िक्स स्टार्ट कराने जा रहा हूं, तो उसी क्रम में आज हम पहला चैप्टर देखेंगे। इकाई फर्स्ट जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है, उसका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम पूरे यूनिट्स को चैप्टर वाइज कवर करेंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पहली यूनिट है और पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी ये यूनिट है, अगर हम उसमें देखें तो ओवरऑल जो पूरी यूनिट है वेस्ट है, आधारित है आवेश पर। अब उसके लिए क्या है, हमें आवेश का पता होना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले आवेश के बारे में ही जानेंगे। आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं और आवेश की मात्रा क्या है, उन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश है क्या। आवेश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आवेश देखो है, अगर पहले मैं परिभाषित रूप में बता देता हूँ, फिर बाकी की चीज़ें और भी समझेंगे हम। तो आवेश है क्या, पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है, उसे हम कहेंगे आवेश। क्या है आवेश, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर कहें हम इनका अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, तो देखो देखते हैं अभी। तो देखो क्या है आवेश, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर हम कहें इन दोनों ही क्षेत्रों का अनुभव करता है, उसे कहेंगे हम आवेश। तो समझ में आया होगा आवेश, इसके हिसाब से ये परिभाषित रूप हो गया। ध्यान रखना है हमेशा कि आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है और इनका अनुभव भी करता है। तो पदार्थ का ये जो गुण है उसको हम कहते हैं आवेश। ठीक है, अथवा देखो इसकी मैं एक दूसरे रूप से भी परिभाषा बताता हूँ आपको, जिसमें हम और अच्छे तरीके से इसके और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा देखो जैसे आपने अगर कभी देखा हो कि पेन को सूखे बालों से रगड़ो, पेन को सूखे बालों से रगड़ो और उसको पश्चात पेन को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या धूल मिट्टी के कणों के पास ले जाओ, तुम क्या देखती है कि जो पेन है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अथवा धूल मिट्टी के कणों को अपनी तरफ क्या है आकर्षित करने लगता है। तो अब हुआ क्यों ये, अगर हम पहले नॉर्मली देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब हम पेन को बालों से रगड़ते हैं तो होता क्या है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे इस आधार पर हम आवेश की एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। वो क्या हो सकती है कि किसी भी वस्तु में घर्षण के कारण, किसी भी वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, आइए मैं इसको आपको लिखकर भी समझाता हूँ। तो जो देख सकते हैं आप, दूसरी परिभाषा इसकी क्या बन सकती है कि किसी वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि हम सिंपली पेन को जो हम बालों से रगड़ते हैं तो वो क्या है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े व या फिर हम कहें धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा क्यों हुआ पेन में, क्योंकि जब हम उसको बालों से रगड़ रहे हैं तो उसमें आवेश वाला गुण पैदा हो गया और उसके कारण ही वह छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आधार पर हमने आवेश की एक और परिभाषा देख ली, क्या? कि किसी वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहेंगे हम आवेश। अच्छा, अब हम ये समझें कि हुआ क्या? पेन को हमने बालों से रगड़ा, ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से उसमें ये गुण पैदा हुआ? तो अब आइए इसके साथ हम आवेश की उत्पत्ति का कारण भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं, हम समझे हेडिंग एक तरह से आवेश की उत्पत्ति का कारण। आवेश की उत्पत्ति का कारण, ठीक है, कि आवेश उत्पन्न हुआ कैसे। देखो होता क्या है, जब हम दो चीज़ों को आपस में घर्षित करते हैं तो उन वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है।
अच्छा, अब ये आप समझे कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए इस बीच में। अभी तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाली बातें कहाँ से आ गई। तो देखो अगर हम समझें, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का छोटे से छोटे भाग की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं हम नॉर्मली अगर हम बोल देते हैं तो क्या है, परमाणु है। अच्छा, क्या परमाणु छोटे से छोटा है? ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी परमाणु की बात करें, जैसे अगर मैं देखो आपको समझाता हूँ, मान लो हमारे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। ठीक है। सोडियम की अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? 11 होता है। और परमाणु भार क्या होता है? 23। ठीक है। अब हमें सोडियम का नाभिक देखना है एक तरह से। ठीक है। तो सोडियम का अगर हम नाभिक परमाणु देखें इसका अगर हम, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका नाभिक। इसके नाभिक में 11 तो होते हैं प्रोटॉन और 12 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। नाभिक के बाहर कक्षाएं होंगी, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहले इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। और अगर हम दूसरी कक्षा की अगर हम बात करें, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसकी में? 8। ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? रूल्स के हिसाब से क्या होता है? 2, 8, 18, 36। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। अब जो परमाणु जो जैसे यहाँ अगर हम बात करें, नीचे की तरफ हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर परमाणु भार लिखते हैं। और किसी भी तत्व के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। पहली कक्षा में कितने आ गए? 2। दूसरी में कितने हो गए? 8। तो तीसरी कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं देखो बता क्यों रहा हूँ ये, उसका कारण है। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँगा कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, मतलब आवेश उत्पन्न हुआ कैसे। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं, तो होता क्या है, इसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और उसके अंदर गुण पैदा हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं क्या? आवेश। ठीक है। अच्छा, तो देखो होता क्या है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ना या घर्षण करना कहें, तो उसमें होता क्या है कि जो भी वस्तु है उसका जो परमाणु होगा उसकी बाह्यतम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने सोडियम के लिए बताया, कोई भी तत्व है भाई, तत्व के लिए अगर हम बात करें, सबसे केंद्र में उसके नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाहर कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे एक और हम समझें, एक तो सोडियम ले दिया मैंने, एक और तो बता देता हूँ क्लोरीन के लिए। चलो, ठीक है। क्लोरीन का अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और परमाणु भार की अगर हम बात करें तो 35.5 होता है। तो अब इसका भी हम परमाणु बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई इसके बना लिया हमने नाभिक। नाभिक में 17 तो होंगे प्रोटॉन और 18 होते हैं इसके में न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसकी में? 2 हो जाएंगे। और दूसरी में अगर हम बात करें, दूसरी में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अच्छा, 2 और 8, तो मिला के कितने हो जाएंगे? 10। अभी भी कितने बच रहे हैं इसके पास? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, एक चीज़ देखो ध्यान रखनी है, कोई भी तत्व यह चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इससे वो संतृप्त हो जाए और वो एक स्थिर रह सके। ठीक है। तो अगर हम देखें, यहाँ सोडियम है, उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी में कितने हैं? 7। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम सोडियम और क्लोरीन का संयोग करा रहे हैं, तो सोडियम की कक्षा का जो तीसरी कक्षा उसका बाह्यतम 1 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है? क्लोरीन के पास चला जाता है। तो जैसे ये NaCl बनता है। तो इसका देखो मैं ये बता क्यों रहा हूँ, उसका कारण ये है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो तत्व होते हैं ना, तो उनके मध्य क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तत्वों के मध्य किसका आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने वाला था आवेश की उत्पत्ति का कारण। यानी कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं, तो होता क्या है, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही होता है। उनकी जो बाह्यतम कक्षा और उनके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षित कर रहे हैं, तो उनके मध्य क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। अच्छा, अगर तुम ये कहो, तो देखो ये जो मैंने बताया हुआ है, उसका कारण यही है कि आप समझ सको, कोई भी परमाणु है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के बाहर कक्षा होती है, में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसके हिसाब से अब इसमें क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एक से दूसरे
तत्व के लिए जाते हैं, तो वो समझाने का तरीका आवेश की उत्पत्ति के कारण को समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर देखो, अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देखा कि आवेश की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ। अच्छा, तो देखो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आवेश की उत्पत्ति के कारण अगर कोई पूछता है तो क्या है कि घर्षण की प्रक्रिया में वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ठीक है, क्या होती है आवेश की उत्पत्ति। क्यों? जैसे मैंने परिभाषित रूप में समझाया था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उनमें एक गुण पैदा होता है, और वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने की वजह से ही वस्तु क्या है, आवेशित होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया, आवेश समझ में आया आपकी, आवेश की उत्पत्ति के कारण समझ में आया। अब हम समझते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का हो सकता है? आवेश के प्रकार। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, जब हम वस्तुओं को आपस में घर्षित कर रहे थे, रगड़ रहे थे, तो हो क्या रहा था? ये हमें पता चला कि उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था। अगर हम यहाँ समझें कितने एक तरह से काम क्या हो रहे हैं, दो आदान प्रदान मतलब लेना और देना। यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या है, दो वस्तुएं जो हैं उनमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन ले रही है या फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है। मतलब एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और दूसरी इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगी। तो यहाँ एक तरह से क्या है, दो काम हो रहे हैं। अब दो काम हो रहे हैं, इसी आधार पर क्या है, आवेश के भी दो प्रकार होते हैं। तो अगर हम समझें आवेश के प्रकार, तो आवेश क्या है, दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक रहेगा धनावेश, और नंबर दो की अगर हम बात करें तो नंबर दो रहेगा आपका ऋणावेश। अच्छा, देखो, घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मतलब समझो कि इलेक्ट्रॉनों की जिस पर कमी हो रही है, तो वो तो होता है धनावेश। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उस पर होगा ऋणावेश। इसको देखो ऐसे समझो, मान लो कोई व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, धनी धनी व्यक्ति क्या करता है, दूसरे लोगों को पैसे देता है। दूसरे लोगों को जब वो पैसे देता है तो वो क्या कहलाता है, धनी कहलाता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे ले रहा है, उसे हम कहते हैं ऋणी या फिर कर्जदार। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम समझ सकते हैं कि अगर कन्फ्यूज नहीं पैदा करनी दिमाग में, बस समझना सीधा कि धनावेश क्या कब होगा और ऋणावेश कब होगा। घर्षण की प्रक्रिया में जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, मतलब एक वस्तु दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगी। घर्षण जैसे यहाँ अगर हम समझें तो इसमें से क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को देती है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है। तो सोडियम पर अगर हम आवेश करेंगे तो बात करेंगे आवेश कैसा होगा, धनावेश। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्लोरीन पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। तो दिमाग में रखना है, धनावेशित वस्तु कब होगी कि घर्षण की प्रक्रिया में, या हम बात कर रहे थे कि वस्तुओं के मध्य आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही होगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे रही होगी, उस पर जो आवेश बनेगा वो बनेगा धनावेश। अच्छा, और घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रही होगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही होगी, उस पर क्या रहेगा, ऋणावेश, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको लिखकर। तो देखो देखते हैं धनावेश क्या है। घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर स्थित आवेश को कहेंगे हम धनावेश। मतलब जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षित कर रहे थे, रगड़ रहे थे, तो उस दौरान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी उस पर जो आवेश बनेगा वो रहेगा धनावेश, और वस्तु को हम कहेंगे धनावेशित। अच्छा, दिमाग में देखो आपके में आ रहा होगा, जब वस्तु धनावेशित हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो अगर कोई पूछता है धनावेश में क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ध्यान रखना होगा जब वस्तु धनावेशित होगी तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश क्या है, घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है, जो इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, लेने वाले को ऋणी कहते हैं एक तरह से, उसके हिसाब से ही अगर हम बात करें, घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है उस पर जो आवेश बनेगा उस पर स्थित आवेश को हम कहेंगे क्या, ऋणावेश। और वस्तु क्या कहलाएगी तुम्हारी, ऋणावेशित कहलाएगी। अब इसमें अगर कोई वस्तु बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इसका मतलब क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना है ऋणावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, तुम्हारी अधिकता हो जाएगी।
तो अभी हमने क्या जाना, आवेश, आवेश की उत्पत्ति का कारण और आवेश के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। अभी मैं छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं आपको बता देना, आप कमेंट करके अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो फिर मैं आपके लिए क्या एक साथ पूरा टॉपिक क्लियर करते हुए बड़े-बड़े वीडियो बना दूँगा। तो अभी ये छोटा वीडियो है, आवेश का है, आवेश समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।